अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की अगर आप तारीख को उठाकर देखें तो पाकिस्तान की हालिया तारीख में इंटर एजेंसी राइवलरी बहुत ज़्यादा चलती रही है। और इंटर एजेंसी राइवलरी की जब हम बात करते हैं तो अगर आप 90 की दहाई में देखें तो कराची के हालात को लेकर वहाँ पे एमआई और आईएसआई की आपस में जो राइवलरी कह लीजिए उसको, या मुख्तलिफ उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट इश्यूज के ऊपर वो चलता रहा और अपने अपने एसेट्स कल्टीवेट करते रहे सियासत के अंदर। एमक्यूएम का आगाज और उसका जो है कि एक पीक पर पहुंचना और फिर वहां पे कराची के हालात होना। फिर इसके साथ साथ दीगर पाकिस्तान में भी यही मामला रहा। और ये बात कभी दब जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। आज की जो वी लॉग के अंदर डिस्कशन है वो बेसिकली इसका टॉपिक भी इसी से मिलता जुलता है। अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि आईएसआई के साबिक सरबराह जनरल फैज हमीद के ऊपर एक नया सिलसिला शुरू हुआ, कुछ मोशगाफियों का और कुछ इल्जामात का, और उनके ऊपर बहुत सारी कुछ पिटीशंस भी फाइल की गई हैं। मैं सबसे पहले प्रोग्राम में ये कहना चाहूंगा कि ये जो वीलॉग है आज के इस टॉपिक के ऊपर, ये किसी सूरत भी कोई जनरल फैज के दिफा के लिए नहीं है, ना ही आईएसआई या एमआई या बाकी दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के दिफा के लिए है। इस वीलॉग का मकसद और इसके अंदर बात करने का मकसद है कि इस इशू को और इस टॉपिक को थोड़ा सा समझा जाए और इसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया, जो मेरा टेक है वो मैं पेश करूं। बाकी लोगों का इसके ऊपर मुख्तलिफ राय हो सकती है, क्योंकि मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर मैंने इन मामलात को बहुत करीब से भी देखा है, एक वकील के तौर पर भी, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर भी, और फिर एक हुकूमत का हिस्सा होने के तौर पर भी। अब जो हालिया बात शुरू करते हैं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई। और वो पिटीशन जो है वो मोइस साहब हैं, कोई जो टॉप सिटी के मालिक हैं, उनकी जानिब से फाइल हुई। और उसके अंदर कोई काफी सारे इल्जामात हैं जो लगाए गए। हम नहीं जानते उन इल्जामात की हकीकत दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन वो हमारी डिस्कशन जो है ये उसका वो टॉपिक नहीं है। मेन इशू ये है कि ये चीज़ें इस वक्त सर उठा रही हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त जो हालिया मिलिट्री की लीडरशिप है, उनके जो साबिक आईएसआई के चीफ हैं जनरल फैज के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो उनकी आपस में राइवलरी है। ये जो गप है, ये इसको आप लंगर गप भी कह लीजिए, ये मार्केट की गप भी है, और शायद इस बात में कुछ हकीकत भी है। इसी बात का फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग जिनको पर्सनल अनाद है जनरल फैज से, वो इस वक्त चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं। जब ये पिटीशन फाइल हुई तो ये पिटीशन जो मंजर आम पर आई उसके ऊपर जो इसको ब्रेकिंग न्यूज़ करने वाले वो सहाफ़ी असदूर साहब हैं, जो माजी में भी जनरल फैज को लेकर और जनरल बाजवा को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है इंकशाफात करते रहते हैं अपने वी लॉग में। और ये जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके बहुत करीब तस्वर किए जाते हैं, क्योंकि जब इनके ऊपर कुछ नामालूम लोगों ने हमला किया था, जिनके बारे में असद तूर साहब का शायद ये मानना है कि वो आईएसआई के लोग थे, हमें नहीं पता, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, भरकैफ अ, उन उनकी जो ये खास मोहब्बत है ये उस वक्त जनरल फैज और जनरल बाजवा के साथ थी। वक्त तब्दील हुआ, लीडरशिप तब्दील हुई, तो इस वक्त असदूर जो हैं वो काफ़ी करीब हैं, उनके सोर्सेज बहुत करीब हैं, इस वक्त की हालिया इंटेलिजेंस सेटअप में वो समझे जाते हैं। और शायद ये तस्वर किया जाता है कि शायद एमआई उनका ज़्यादा करीब कुर्बत है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त अच्छा, दूसरी चीज जो असद तूर ने बड़ी इंटरेस्टिंग की है कि जिस तरह माजी में वो जनरल बाजवा के खिलाफ बात करते थे, अब उनका टारगेट जो है वो सिर्फ जनरल फैज होता है। तो ये जब पिटीशन फाइल हुई तो इसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है सतूर साहब ने की, और इसके अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया। जो इल्ज़ामात की नोयत है वो जनरली नोयत यही है कि जी एक्सटॉर्शन है, पैसा लिया, ये किया, कहा फलाना टीवी चला दो, आप टीवी था उसको फंड करना है, ये वो फलाना ढमकाना। इसके साथ साथ अबसार आलम साहब ने भी जो पैमरा के चेयरमैन थे और पीएमएलएन का भी हिस्सा थे और शायद अभी भी हैं, वो भी उनके ऊपर गोली चली थी। और बहरकैफ ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आज़ाद तफ्तीश और तहकीक होनी चाहिए, और जो लोग भी इसके पीछे थे, और तहकीक का आगाज़ याद रखिए यहाँ से होना चाहिए कि जिसके ऊपर हमला हुआ है उसके पास ये हक हासिल है कि वो
लोगों को नॉमिनेट करे, और उसकी नॉमिनेशन के बाद जाहिर बात है जो तहकीकाती इदारे हैं वो अपनी तहकीक करें, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर एक हमला हुआ और उस हमले में कुछ लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया और बात वहीं पर ठुस हो गई। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब और अफसार आलम दोनों को ये हक हासिल है कि वो नॉमिनेट करें उन लोगों को जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया, और ये फिर उस के ऊपर जाहिर बात है एक आज़ाद तहकीक हो, वो कोई कमीशन भी बन सकता है, पुलिस भी तफ्तीश कर सकती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज भी तफ्तीश कर सकती हैं। अब ये जो इस वक्त रीसेंट ट्रेंड है ये बेसिकली है कि किस तरह से जनरल फैज की जो कंट्रोवर्शियल शख्सियत है उसको सामने रखते हुए जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका इस वक्त भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल किरदार है सियासत के अंदर हालिया दिनों के अंदर, उसको मजीद कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। अब इस पूरी जो अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको एंटरटेन नहीं किया है, और उनके एंटरटेन करने की वजह भी ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका जो 184 का जो जुरिस्डिक्शन है जहां पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं, वहां पे कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात होनी चाहिए। ये पर्सनल झगड़े हैं। अगर ये जो मोइस साहब हैं टॉप सिटी वाले या जो भी इनका नाम है, ये अगर समझते हैं तो ये फिर जो मुतलका अदालतें और अदारे हैं वहां जाके अपना जो है लीगल उसको परसू करें। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में आना और इस चीज को एक सनसनी देना जो है वो बेसिकली मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की मुनासिब बात है। इस तरह से एक और पिटीशन भी फाइल हुई थी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जिस किस्म की कैंपेन लॉन्च की गई है और जो कैंपेन चलाई जा रही है इसके कुछ और असरात भी हैं। वो असरात ये हैं कि ये बात जो है इस वक्त सिर्फ जो है जनरल फैज की जात तक नहीं रुक सकती और ना ही रुकेगी। अगर आप ये पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं, और मैं पेंडोरा बॉक्स इसको इसलिए कह रहा हूं कि इन मामलात के अंदर इस वक्त आपको, मैं खुद जाती तौर पर जानता हूं, इस्लामाबाद जैसे शहर में, उसके नवाई शहर रावलपिंडी में और फिर लाहौर और कराची में इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ऐसे ही ओहदों पे बैठे हुए लोगों के बशमूल हालिया लोगों के विक्टिम्स हैं। अब क्या होगा कि आप बार बार जब इन चीजों को लेकर आएंगे और आज अपनी दाद रसी वक्त गुजरने के बाद करना चाहेंगे तो उससे पूरा इदारा जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और उसका ऑपरेशन कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और ये कोई काफी अच्छी बात नहीं है। इसके कुछ इंटरनेशनल पहलू भी हैं। पाकिस्तान में तो खबरों को बड़ा कंट्रोल किया जाता है, नैरेटिव को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन इसका जरा जरा ये भी सोच लीजिए, और ये बात जो है स्पेशली हमारे जो कंपनी बहादुर सरकार के इस वक्त ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनको भी ये सोचनी चाहिए कि ये चीजें जो हैं इसको जब इस किस्म का कोई मामला होता है तो फिर उसको स्पेशली जो है इंडियन न्यूज़पेपर्स चैनल जो हैं वो काफी ज्यादा जो है इसको हाईलाइट करते हैं, और वो फिर जो आपकी बात है चूंकि उनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, अंग्रेजी जुबान के अंदर इंडियन मीडिया की पहुंच बहुत ज्यादा है, तो जो बात आप शायद अपने जाती मकसद मफाद या किसी चीज के लिए करना चाहते हैं या उसको लॉन्च करते हैं, वो फिर एक इंटरनेशनल नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है जो आप ही के इदारे के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो इस वक्त जो कुछ मैं समझता हूं लोग, क्योंकि इस तरह की पिटीशंस हमेशा याद रखिएगा, इदारे के अंदर से ताउन के बगैर फाइल नहीं हो सकती। ये जब भी फाइल होती हैं इन पिटीशंस के अंदर कोई ना कोई एक तारा दो तारा तीन तारे वाला जो है वो थापड़ दे रहा होता है, यानी कि उसको वो पैट कर रहा होता है कि बेटा ये जाके एप्लीकेशन फाइल कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर जारी बात है लोग पिटीशंस फाइल करते हैं और वो एक चीज मार्केट में फेंक दी जाती है और उस पर बात भी होती है। अच्छा, ये जो सारा मामला है मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये फिर बात सिर्फ जनरल फैज तक नहीं रुकनी चाहिए। जनरल फैज जो थे वो एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर थे, और ये बात जहन में रख लीजिए कि जनरल फैज जनरल बाजवा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते थे, और मेरी नजर के मुताबिक या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ भी जनरल बाजवा की मर्जी के बगैर नहीं करते थे। अब मसला ये है कि जनरल बाजवा साहब तो जो हैं वो इस वक्त हालिया रजीम के साथ, क्योंकि एक तो साबिक आर्मी चीफ भी हैं और दूसरा ये है कि वो उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बल्कि वो तो उस्ताद के तौर पर माने जाते हैं। लिहाजा इस पूरी कैंपेन के अंदर उनका नाम निकाल दिया गया है और जनरल फायज के ऊपर वो है ना तोपों का रुख कर दिया गया है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं वो ये नहीं जानते कि
ایک ہماری جو آرمی کا جو پورا سسٹم ہے، جو ڈسپلن ہے، اس میں کوئی بھی فوجی سپاہی سے لے کے جرنیل تک اپنی آرمی چیف کے بغیر اور اس کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ جو بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ اس میں سب شامل ہیں. اب میں اس کے آخری حصے کے اوپر آتا ہوں کہ اس کے اوپر بات کرنے کا مقصد کیا تھا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لوگ آئیں باتیں کریں، جنرل فیض نے کس کے ساتھ زیادتی کی اس کا بالکل وہ کریں اور اس کا جواب بھی جنرل فیض دیں، کیونکہ فیکچولی ہم نہیں جانتے، ان کے الزامات بالکل درست ہو سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایک پورے سسٹم کی. یہ جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے ادارے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کا جو اس وقت کاروبار ہے یا ان کا جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ اپنا جو ایکچوئل جاب ڈسکرپشن ہے آئین اور قانون کے مطابق اس سے بہت وسیع ہو چکا ہے، جس میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اور اس کے اندر نہ جانے کون کون سے چیزیں ہیں جو جرائم کے ضمن میں آتے ہیں. اس میں نہ مجھے کوئی شک ہے، نہ کسی کو کوئی شک ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جن بوتل سے باہر آیا ہوا ہے، اس جن کو بوتل میں بند کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت پوری ملک کی سچویشن یہ ہے کہ کچھ میرا سچ ہے، کچھ آپ کا سچ ہے، کچھ دوسرے کا سچ ہے، کوئی تیسرے کا سچ ہے. چیزیں اس طرح سے ریزولوشن کی طرف نہیں جائیں گی، کیونکہ دیکھیے آج کے دور میں بھی جتنے الزامات جنرل فیض کے اوپر اس پٹیشن میں لگائے گئے ہیں، جو درست بھی ہو سکتے ہیں اور درست نہیں بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی ملتے جلتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہت زیادہ الزامات اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں حالیہ جو اسی عہدے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جنرل فیض بیٹھے ہوتے تھے. تو اس کے اوپر پھر کیا ہوگا کہ آج اگر یہ درخواستیں داخل ہو رہی ہیں، کل ان کے خلاف درخواستیں داخل ہوں گی، وہ بات بھی اس طرح سے آ جائے گی مارکیٹ میں اچھال کے، ملک کی بدنامی ہوگی، سروسز کی ایجنسیز کی بدنامی ہوگی، انٹرنیشنلی ایک نیریٹو بنے گا کہ ہم شاید کوئی روگ ملک ہیں اور ہم روگ ایجنسیز، ہماری روگ ایجنسیز ہیں، کسی کنٹرول میں نہیں ہیں، کرمنل ان کا وہ آپریشن ہے. ان تمام چیزوں کا میں سمجھتا ہوں جو خود، یہ میں بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو ساری کیمپین ہے یہ خود اندر سے کروائی جا رہی. ان تمام چیزوں کا ملک کو نقصان ہے. ہاں، اگر ہم اس چیزوں کا ریزولوشن چاہتے ہیں، اور میں اس حق میں ہوں کہ ان چیزوں کا ریزولوشن ہو، کیونکہ ایجنسیوں کا، اداروں کا یہ جو رول ہے اور یہ جو کردار ہے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہی جو چیز ہے وہ اس ملک کو روکے ہوئے ہے. لیکن اگر ہم نے اس چیز کو ریزالو کرنا ہے تو پھر ہمیں جانا پڑے گا وہ اس معاملے کی طرف جدھر ساؤتھ افریقہ گیا تھا. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیشن بنائیں، 90 سے شروع کر لیں، ضیاء الحق کے زمانے سے شروع کر لیں، اس وقت سے لے کر آج تک تمام لوگوں کا کردار، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ بزنس مین ہیں یا عام لوگ ہیں، جنہوں نے جو جس قسم کا گل کھلایا ہے وہ سارا پہلے ایک سچ تو ایک جگہ اکٹھا کر لیں، کیونکہ یقین جانیے کہ اس عوام میں سب ہی ننگے نکلیں گے اور جس کے پاس جتنا زیادہ اختیار تھا وہ سب سے زیادہ اس طرح کی زیادتیاں کرتا ہوا پایا جائے گا. تو پھر ٹھیک ہے، اگر ہم یہ بات کچھ اور سیاستدان بھی کر رہے ہیں، شاید کاکان عباسی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ جی بنائیں، میں کہتا ہوں بنائیں اور یہ سب چیزیں اس میں ڈالیں تاکہ پھر ہم آگے کی طرف جا سکیں. سیاستدان بھی اپنے ماضی سے توبہ طائب کریں، کیونکہ ہوتا یہ ہے ہمارے ملک میں کہ باقی سیاستدانوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور ایک سیاسی دان کو یا ایک سیاسی گروہ کو پکڑ کے اس کو ساتھ چلایا جاتا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، باقیوں کو مار پڑ رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ یہ جو ہے نا وہ میوزیکل چیئر کے وہ سیاستدان کچھ عرصے بعد کارنر ہو جاتا ہے اور دوسرا سیاستدان یا گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن ایک جو چیز ہمیشہ رہتی ہے وہ کمپنی سرقرار ہے. تو یہ اگر آپ نے رول دیکھنا ہے تو اس کو پرسن اسپیسیفک سے ہٹ کر ادارے کو رول کو دیکھ لیں اور اس کے بعد بنا لیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کیونکہ ریکنسیلیشن بڑی ضروری ہے. سچ کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ سچ پکڑ کے ایک ڈبے میں بند کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں، کیونکہ ریکنسیلیشن بڑی ضروری ہے. اس وقت سب لوگ ایک دوسرے سے اتنی زیادتیاں کر چکے ہیں کہ ان زیادتیوں کو ایڈریس کیے بغیر ہم شاید آگے نہیں جا سکیں گے، اور لوگوں کے تحفظات بھی ہیں، سیاستدانوں کو تحفظات نہیں دوسرے سے، اسی لیے آج ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اور اب تو معاملہ یہاں تک آ گیا جو پہلے نہیں تھا، اب جرنیلوں کو تحفظات ہیں ایک دوسرے سے. ایک جرنیل جو ہے وہ دوسرے جرنیل کے اوپر شک کرتا ہے اور اس کے اوپر اس کو لگتا ہے کہ یہ شاید یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سازشوں کے بجائے کوئی تعمیری کام کرتے ہیں اور اس ملک میں شاید ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لیتے ہیں جس میں بیٹھ کر تمام سچ کو جانتے ہیں اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں. بہرکیف اس خبر کے اوپر اور اس نئے ڈیولپمنٹ کے اوپر یہی ہمارا تجزیہ تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ
میرے تجزیہ اور یہ چیزیں اچھی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس سے میری ریچ بڑھے گی اور میں زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔